नंबर 2, आजकल के जो टीवी सीरियल्स हैं, मैं कटाक्ष करता हूँ इस चीज़ पे और डायरेक्टली बोलता हूँ, उनमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार को या जो प्रेमिका है या प्रेमी हो उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है और पेरेंट्स को एज अ विलेन शो किया जाता है जो प्यार के अगेंस्ट है। या कोई भी आप मूवी उठा के देख लीजिए, उसमें यही होगा, लड़की का जो पिता है वो शादी से राजी नहीं है और हीरो से मनाने के लिए कुछ भी कोशिश करेगा। हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज के मेरे इस पॉडकास्ट में क्लास में लेने वाला हूं या करने वाला हूं सरताज सर की क्लासेस के फाउंडर सरताज सर के साथ। ये इंटरव्यू डेडिकेटेड है उनके बच्चों के लिए, उनके प्यारे बच्चों के लिए, जिसके साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं मेंटली, ठीक है। यानी शरीर उनके पास और आत्मा उनके बच्चों के पास, ठीक है। तो हर वो छोटी सवाल पूछेंगे जो आप अपने सर के बारे में जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यारा आपने इंट्रोडक्शन दिया तो इसलिए मेरा मूड और अच्छा हो गया। बड़ा अच्छा लगा आपने इतना सब कुछ कहा मेरे बारे में। जी, क्योंकि सर गुरु जो होते हैं वो बच्चों के लिए सब कुछ है जी, क्योंकि बच्चे उनसे सीखते हैं, तो बच्चे बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। जी। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे आपके डेली रूटीन से, जी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को ना डांट पड़ती है उनके पेरेंट्स से, बिल्कुल बिल्कुल, कि सुबह कब उठें, क्या करें, कैसे। तो आपका रूटीन कब शुरू होता है और कैसे? देखिए, वैसे तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन टीचर होने के साथ साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो एक दुगना काम बढ़ जाता है। और जब आप एक टीचर होते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन जब आप एक यूट्यूबर होते हैं तो आपको कंटेंट सोचना है, उसे लिखना है, शूट करना है, एडिटिंग के बारे में सोचना है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए रूटीन बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, एक बचपन से एक आदत थी जल्दी सुबह उठने की, तो वो आज काम आती है। अच्छा। कभी लगता था कि यार सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, किस काम का आराम से उठेंगे, लेकिन आज समझ में आता है कि वो कितने काम की चीज़ होती है। तो इसलिए टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है जब सुबह उठते हैं और मॉर्निंग से मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। इवन बेड से आप कहें मैं शुरू कर देता हूँ, अपना फ़ोन में अपने पास रख के सोता हूँ और जैसे ही मेरी आँख खोली तो थोड़ी देर में अपना फ़ोन खोल के सबसे पहले मैं वो टॉपिक सोचता हूँ और उसे नोट कर लेता हूँ अपने नोटबुक में। नोट करने के बाद उठे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, अब उस टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसे शूट करना है। शूट का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि मैं एक ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ थोड़ा शोर भी होता है, तो अगर शोर है तो वो आगे पीछे भी हो सकता है। एडिटिंग है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम प्रोडक्शन का हम घर में ही संभालते हैं, मैं, मेरी वाइफ वगैरह हम सब मिलके कर लेते हैं। कुछ एक लोग टीम में है अब, तो वो कुछ बढ़ गया है काम तो और अच्छा हो गया है, तो वो सारा कर लेना। फिर क्लासेस लाइव भी चलती हैं, तो कुल मिला के अगर कम शब्दों में कहूँ तो ओवरऑल मॉर्निंग टू इवनिंग दिन कब बीत जाता है पता नहीं लगता है और रात को फिर थोड़ा टाइम फैमिली के साथ मिलता है। हाँ, एक यूट्यूबर होने का प्लस पॉइंट ये है कि फैमिली को टाइम में दे पाता हूँ क्योंकि मैं घर से काम करता हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, बच्चों का कभी कभी ना स्कूल जाने का मन नहीं करता जी, तो क्या कभी आपका भी होता है कि वीडियो बनाने का मन नहीं करता लेकिन लाइव क्लास है तो लाइव आपको लेना है? बिल्कुल। उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? ये बिल्कुल करता है जैसे बच्चों का मन नहीं करता ना कि आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, आज बारिश हो जाए, तो छुट्टी हो जाएगी, यही हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो अब बारिश का भी बहाना नहीं कर सकते। अभी दिल्ली में बाढ़ आई थी तो जो ऑफलाइन टीचर थे बड़े खुश थे, अरे छुट्टियां चल रही हैं, चलो आराम से। हम लोगों को और डबल क्लास देनी पड़ रही थी क्योंकि अब बच्चे घर पर थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। तो ये होता है क्योंकि जब आप एक फैमिली में होते हैं तो फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है और आपको लगता है कि ये टाइम मैं जो दे रहा हूँ काश इसमें से थोड़ा टाइम निकल जाए, काश छुट्टी हो जाए, वीडियो डिले कर दूं मैं और फैमिली को टाइम दूं। बट अच्छा ये है, फैमिली थोड़ी सपोर्टिव, काम को समझते हैं वो लोग, तो इसलिए मैं थोड़ा डेडिकेटेड हूँ अपने काम के लिए। तो अब चाहे मजबूरी हो, चाहे कभी मेरा मन ना भी हो, तो मुझे वो क्लासेस देनी पड़ती हैं और उसी एनर्जी के साथ देनी पड़ती हैं जिस एनर्जी में मन होने पर मैं क्लास देता हूँ। राइट, यानी ये भी कह सकते हैं कि बच्चों का प्यार और डेडिकेशन ये आपको मोटिवेट करता है। बिल्कुल। ठीक है सर, जहाँ तक है मैंने देखा है कि आप इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं बड़े फनी लैंग्वेज तरीके में, जिसमें बिटिया रानी भी है आपकी, और आप 360 तरीके से कोशिश करते हैं सरल भाषा में कि इंग्लिश समझे। तो आज सरताज सर जो अच्छा इंग्लिश में बात करते हैं, सिखाते हैं, कभी उनका जो टाइम था जो इंग्लिश से डर लगता था कि भारत का सबसे समस्या यही है इंग्लिश। देखिए, जब आप लाइफ में कोई चीज़ झेल चुके होते हैं ना तो आप उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा। तो वही मेरे साथ हुआ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ
कि इंग्लिश जब मैं सीखना चाहता था, असल में इंग्लिश न सिर्फ एक लैंग्वेज है बल्कि आपके स्टाइल से भी जुड़ी हुई है, ग्लैमर से जुड़ी हुई है। मतलब आप देखेंगे कोई भी मॉडल देख लीजिए, कोई एक्ट्रेस देख लीजिए, वो इंग्लिश में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो एक ग्लैमर है इंग्लिश में, एक स्टाइलपन है, तो वो चीज़ थी थोड़ी सी। तो हम लोग जो है मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े और वही माहौल मिला। अब अचानक से कोई आपसे इंग्लिश में ही इंग्लिश पढ़ाए आपको, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं बचपन से ही चाहता था कोई अपनी भाषा में यार इंग्लिश सिखाने वाला नहीं है ऐसा कोई, कि जो इंग्लिश, या तो इंग्लिश कोई सिखाता तो बहुत, जैसे मैंने बुक खरीदी, किताब खरीदी मार्केट से, तो अब उसमें लिखा है कि वर्तमान टेंस। अब वर्तमान टेंस ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई। अब हम लोग जो है वो कच्ची भाषा बोलने वाले लोग हैं, यानी हम लोग हिंदी बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलते हैं। तो मुझे वैसा ही चाहिए था, और वही समस्या जब मैं लेकर बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि यार ये समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, ये लोगों की समस्या है। तो क्यों ना इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्टाइल वाले तरीके से ना, क्योंकि इंग्लिश आप देखेंगे कोट पैंट पहनकर लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पोडियम पे खड़े होकर बहुत स्टाइल मार के पढ़ा रहे हैं। मैं चाह रहा था इंग्लिश को पढ़ाऊँ बिल्कुल बेसिक तरीके से, जैसे आप और मैं घर में बात करते हैं, हम यार दोस्तों से बात करते हैं। तो वही चीज़ मैंने वीडियो में लेकर आया। थोड़े दिन थोड़ा सा क्रिटिक्स थे लोग, और घर वाले भी कुछ थे कि यार ये कैसे पढ़ा रहे हो, ये तो टीचर कोई ऐसे थोड़ी पढ़ाता है, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। सारी चीज़ों को साइड रखा, फिर लोगों का प्यार मिलने लगा, और आज इतना सारा प्यार मिलता है कि सब कुछ मैं भूल चुका हूँ और बहुत मज़े से वीडियो बना रहा हूँ और सब ठीक चल रहा है, लोगों को पसंद है ये तरीका। अच्छा ठीक है, यानी कभी आपकी भी ये दिक्कत थी इंग्लिश की, तो आप जिस तरीके से आप समझना चाहते थे वही तरीका आपने समझाने का चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो यानी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। और ये आपके पूरे क्लास, आपके पूरे जीवन में कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत एजेड हो, जो आपने कभी सोचा ही नहीं यार कि इतने एज के लोग भी सीखते हैं? बिल्कुल। मैं शुरुआत मैंने की थी एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ाने से। तो उस वक्त एक एज लिमिट के बच्चे मुझे मिले कि हाँ ठीक है, इसी एज ग्रुप के बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज जाते हैं, और वो बच्चे मुझे मिले। लेकिन जब मैंने स्पीकिंग में डाइवर्ट किया तो मुझे हर एज के लोग मिले। मुझे ऐसे भी लोग मिले जो कहते थे सर मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए। ऐसे भी लोग मिले जो कहते थे कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे इंग्लिश सिखा दो। ऐसे भी लोग मिले कि बेटा मेरी रिटायरमेंट आने वाली है और मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे बाहर बच्चों के साथ घूमने जाना है। तो इंग्लिश एक ऐसी समस्या है जो हर एक एज के लोगों के साथ है। छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी परेशान है स्कूल में इंग्लिश बोलनी है, बड़े दादाजी हैं वो परेशान है कि बेटा फॉरेन में सेटल हो गया है, फॉरेन जाएंगे, अब बेटे के साथ बात कैसे करेंगे। तो इंग्लिश का कुछ ऐसा ही माहौल है, तो इसलिए वाइड ऑडियंस भी है, वाइड स्टूडेंट्स भी हैं। और लाइफ में मैंने हर तरीके के स्टूडेंट्स को झेला है, देखा है और उनके समस्याओं को सुना है, और उन्हीं के सॉल्यूशन के लिए मैं यूट्यूब पर हूँ। तो हर एक एज ग्रुप के लोग इंग्लिश के मामले में मौजूद हैं। ठीक है, तो सरताज सर आई थिंक मैरिड है जी, मतलब मैरिड है फॉर्चुनेटली। तो किस एज में शादी आपने कर लिया था? तो जब जिस एज में शादी ये हुआ था, तो क्या वही एज शादी की चल रही? क्योंकि ये भी समस्या है जी। और अरेंज था या पसंद किया? जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। शादी से पहले हम लोग क्योंकि एक ऐसे सोसाइटी माहौल में रहते हैं जब जोक्स चलते हैं कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। तो ज़्यादा भय ज़्यादा होता है शादी के बाद, क्योंकि बहुत एक लाइफ मतलब ऐसा लगता है कि बहुत लिमिटेड हो जाएगी, आप कहीं आ जा नहीं सकते हो, या शादी के बाद ऐसा होता है वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है। ऐसा हम अपनी सोसाइटी में सीरियल्स में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, या स्टोरीज में सुनते हैं। तो ये डर था कहीं ना कहीं। अरेंज मैरिज थी मेरी, मेरे पेरेंट्स ने जो लड़की पसंद की थी उन्होंने कहा कि भाई यहाँ शादी करनी है। लड़की को मैंने पहले देखा भी था, ऐसा नहीं कि नहीं देखा था, बट लेकिन नेचर नहीं पता था या ये नहीं पता था शादी का। लोगों ने इससे सुना था कि बदल जाते हैं इंसान, बट मुझे लगता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हर एक इंसान को वक्त पर शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो सक्सेस शादी के बाद हासिल किया वो मैंने शादी से पहले हासिल नहीं की थी। शादी के बाद मुझे एक ऐसा सपोर्ट मिला, एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने हर एक कदम पे उसने मुझसे बोला कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आपके हर कदम पे मैं साथ हूँ। तो एक बॉन्डिंग जब आपकी अच्छी होती है ना तो आप सक्सेसफुल होते हैं। और ये मैं ये नहीं कहता कि ये महिलाओं पे ही लागू होता है, ये पुरुषों पे भी लागू होता है कि अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है और आप कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो शादी के बाद हम लोग मिलकर काम करते हैं, चाहे वो एडिटिंग वर्क हो, चाहे वो वीडियो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो कहीं आना जाना हो, कहीं लगता है कि आपको अकेले जाना है, लाइक आज मुझे यहाँ आना था तो वहाँ आ गए, कहीं हमारा इवेंट होता है कि हमें साथ जाना है तो हम साथ भी नजर आते हैं। तो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं समझ गया, यानी कि अपने लाइफ पार्टनर को केवल लाइफ पार्टनर नहीं जी, हर फील्ड में आपको एज अ पार्टनर करना पड़ेगा। अगर वो आपके सपने के लिए जी रही हैं
तो आपको भी उनके सपनों पे ध्यान देना पड़ेगा और माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उनके फीलिंग्स को, हर चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वो एक हेल्दी रिलेशनशिप का शुरुआत भी है और फिर कभी तू मैं भी नहीं होगा, कड़वाहट भी नहीं होती है। ठीक है। तो आपका बचपन कैसा रहा? किस टाइप के स्टूडेंट आप रहे? एवरेज रहे या मॉनिटर टाइप थे, कैसे थे? देखिए, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसे देखकर सामने वालों को लगता है कि बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। इंग्लिश एक ऐसी चीज बन गई है, अगर एक डॉक्टर है और वो हिंदी में दवाई लिख कर देते, भले ही वो MD या MBBS हो, हमारा समाज कहेगा अरे डॉक्टर हिंदी में दवाई लिख रहा है, ये सही डॉक्टर नहीं है। और अगर कोई डॉक्टर की उसके बाद डिग्री नहीं भी है ना और वो पैरासीटामोल इंग्लिश में लिख कर दे दे, तो आपको लगेगा अरे बड़ा समझदार है। तो इसीलिए लोग इंग्लिश को देखकर मुझे लगता है बड़ा पढ़ा लिखा होगा ये। मैं सच आपको बताऊं, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, बैक बेंचर आप मुझे कह सकते हैं। इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट हो, मैथ्स में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था, या किसी भी हिंदी को ले लीजिए, हिंदी में भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी जो है पकड़ हासिल नहीं थी। व्याकरण वगैरह के जो क्वेश्चंस आते थे मैं सॉल्व नहीं कर पाता था, मातृभाषा होते हुए भी कमज़ोर था, और बाकी के सब्जेक्ट्स थे तो इनमें तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे जो है मेरी पकड़ थी, मुझे इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं। तो इसीलिए इंग्लिश को लेकर आज एक इमेज है, लोग जानते हैं। बट मैं फिर से कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। ये कब हमें हमारे समाज में गलत फहमी पैदा हो गई है जिसकी वजह से शायद बहुत सारी जिंदगियां बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलती हैं, चाहे वो जॉब का सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस का सेक्टर हो, कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो जॉब नहीं लगेगी, इंग्लिश नहीं आती तो तुम ये नहीं कर सकते। एक अलग अलग फोबिया है, पूरा फोबिया है। तो इसीलिए तो स्टूडेंट में बहुत एवरेज रहा। हाँ, इंग्लिश की वजह से आप लोगों का प्यार मिला है, तो आपकी नजरों में इंटेलिजेंट हूँ। नहीं, ठीक है। गुरु हमेशा सर महान होता है और सबसे अलग होता है, क्योंकि उनका दर्जा ही अलग रखा गया है। और अच्छी बात है कि जहाँ किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, वहाँ गुरु को एटलीस्ट एक लेवल तक रखा गया है। ठीक है। तो शादी के पहले आते हैं, तो आजकल के भी बच्चे हैं जो बहुत जल्दी उनको क्रश हो जाता है, किसी पे दिल आ जाता है, और अब तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कम एज में आ जाता है। तो आपका भी कभी क्रश वाला टाइम रहा? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये, लेकिन टू बी फ्रैंक मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, जब आप क्रश जब करते हैं, जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, लाइक आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं, आप फ्री हैं, तो वो सारे माइंड इधर उधर होता है आपका। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली वाला रहा, कि हमारा रोज़ का खाना पकाना रहा, कि कमाना है और खाना है, तो बहुत जल्दी जिम्मेदारियाँ आ गई थी कंधों पर। तो हाँ, आप किसी को देखते हैं तो सामने वाला आपको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा कि हमने कभी ये सोचा हो कि चलो कुछ बात की जाए या कुछ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। और अगर उन जिम्मेदारियों से अगर हम मुंह मोड़ लेते तो शायद आज इस मुकाम पर नहीं होते। तो मैं उन लोगों को ज़रूर इस क्वेश्चन के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि आज की जो न्यू जनरेशन है, जिनको बहुत जल्दी पहली नज़र में क्रश हो जाता है और वो सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स की भुला देते, बेटा क्रश करने से पहले अपने बैंक अकाउंट में एक बार बैलेंस चेक कर लेना कि उसके पीछे कितने जीरो हैं। तो क्रश का हक भी उसी को है, का जो ये सब चीज़ें करने का भी हक उसी को है जिसके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस है। तो हमारे बैंक अकाउंट में कभी बैंक बैलेंस था नहीं, तो हमें इन चीज़ों का अधिकार नहीं रहा, और ना ही हमारा कभी ध्यान उधर गया, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कमाने में गुजर गई। और आज लगता है कि अगर वो ज़िंदगी क्रश के पीछे लग जाती तो आज हम भी कहीं जो है कहीं जॉब कर रहे होते, या कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होते। आज अपने पैरों पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि अब पूरा फोकस अपने करियर पर, अपने काम पर रखा। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि चलो ठीक है, आपकी एज है और आप करो, क्रश करो, लेकिन एक आप ना चेकलिस्ट बना लो कि क्या अचीव करने के बाद फिर मैं ये मूव लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। और सर गलत का वहाँ हो जाता है जब बच्चों का कैरियर पीक पे होता है, उस वक्त कोई गलत डिसीजन वो ले लेते हैं। राइट। फिर वो पता है ये इमोशन ऐसी चीज है ना, फिर आप गलत डिसीजन लेना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक मुद्दा, और आपने अच्छा रिप्लाई दिया। ठीक है, तो आप एक एवरेज स्टूडेंट थे जी, ठीक है। जैसे मैं भी 5th में था, 4th में था जी, तो ये था कि मैं ना बड़ा होके वो बनूंगा, पुलिस में। अच्छा। क्योंकि माँ बाप भी बोलते थे डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, वकील, यही सब। आपका क्या सपना था कि बड़े होके क्या बनोगे आप? मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत पसंद था शुरू से ही। टीचर मुझे बड़ा अच्छा लगता था टीचिंग, क्योंकि टीचर्स की ना भारत में खास बात ये, गुरुओं की रिस्पेक्ट बहुत इज्जत है। और ये भी चीज़ मैंने अपनी लाइफ, जब मैं ऑफलाइन टीचिंग करता था, बहुत रिस्पेक्ट 90s में तो और हाँ रिस्पेक्ट थी। यही चीज़ मैं अभी बोलने भी वाला था आपसे। तो यही सारी चीज़ें थी, तो इसलिए मुझे प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ, एक टाइम ज़रूर था जो बड़ा फ़नी है, और मैं इसमें ऐड करूँगा कि मुझे केबल वाला भी बनना था। मुझे केबल जो पहले घरों में केबल लगते थे,
तो अब तो डिश टीवी का, या अब तो इंटरनेट का ज़माना है, खैर डिश टीवी पे पुराने हो गए तो डिश वगैरह नहीं लगते। तो वो एक टाइम था कि यार केबल वाला बनने में भी फ़ायदा है, मतलब ये एक इंटरेस्टिंग काम है। और टीचर बनने का एक जुनून था, तो थैंक गॉड मैं केबल वाला नहीं बना, मैं एक टीचर बन गया। तो बिल्कुल टिचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसे मैंने हमेशा ड्रीम किया, और इसमें बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। लोग आपको, मतलब हर एज के लोग होते हैं, आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं। और मुझे फ़ख्र होता है अपने आप पे कि मैं दो चीज़ों पे, कि मैं एक तो इंडियन हूँ और दूसरा इंडियन टीचर हूँ। तो एक भारतीय होने पे, भारतीय टीचर होने पे अपने आप में गर्व होता है, क्योंकि जो रिस्पेक्ट मिलती है टीचर को, शायद मुझे नहीं लगता किसी और फील्ड में इतनी मिलती होगी। ठीक है, ग्रेट सर। तो आपने ये भी अच्छा रिप्लाई दिया और बच्चों को भी। एक सर ये है कि आज ना हर कोई यूट्यूब करना चाहता है, कुछ बच्चे भी होंगे जो यूट्यूब करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है ना बहुत जल्दी हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई इनकम की बात करता है। बिल्कुल। उनको लगता है मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा। मुझसे कैब वाला एक पूछ रहा था कि भैया आपका यूट्यूब पे चैनल है, मैंने कहा छोटा सा है, तो बोले कि मैं भी सोच रहा हूँ बनाऊँ, कितना पैसा मिलता है। मैंने कहा भैया पैसे पहले ये सोचो। तो सर ये भी एक सीरियस मुद्दा है, यूट्यूब है क्या एक सीरियस जॉब है या पार्ट टाइम है, या किन टाइप लोगों को यूट्यूब करना चाहिए? यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपना टैलेंट दूसरों तक पहुंचाकर दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, उसके बाद आप अर्निंग की तरफ सोच सकते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के यूट्यूब पर आ गए हैं और उन्हें लगता है यूट्यूब एक अच्छा खासा पैसा है, सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। और वो लोग सच बताऊं तो आपको अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशंस पर देखना है, कि फोकस करना है कि आपकी पढ़ाई लिखाई किस मुकाम पर है। अगर उससे साइड में आपको टाइम मिलता है तो उसके बारे में आप कंटेंट के बारे में सोच सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि यूट्यूब मत कीजिए, यूट्यूब कीजिए, लेकिन अपने करियर को उस पर दांव पर मत लगाइए यूट्यूब के चक्कर में। कम से कम अपने करियर को तो दांव पर मत लगाइए। या आपकी जॉब है या आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसे छोड़ के आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो बहुत बुरा कर रहे हैं। मैं जब ऑफलाइन टीचिंग करता था, एक अपना एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि सवाल मुझसे है, तो उस वक्त मैंने यूट्यूब शुरू किया था, तो मैंने कभी उसे फुल टाइम नहीं लिया। मैं महीने में एक वीडियो डालता था, या फिर धीरे धीरे मैंने 2 हफ्ते में एक वीडियो डालना शुरू किया। फुल टाइम नहीं लिया जब तक मुझे नहीं लगने लगा कि यूट्यूब से मैं इतना अर्न कर रहा हूं कि अगर मैं एक आध बैच छोड़ भी दूं तो वहां पर वो बैलेंस हो जाएगा। तब जाके मैंने अपने बैचेस छोड़े थे। और यही मैं आज की न्यू जनरेशन को भी कहूंगा कि यार तुम डायरेक्टली ये सोचकर मत आओ यूट्यूब पे पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब कोई कुआं नहीं है कि खोदोगे तो तेल निकल जाएगा। सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उस कंपटीशन को बीट करना होगा। दूसरे नंबर पे क्या आपके पास वाकई में ऐसा टैलेंट है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो उस टैलेंट को निकालिए। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकता है, देन यू कैन वर्क ऑन यूट्यूब। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि डायरेक्टली मत आइए, अपना कम से कम काम धंधा छोड़ के मत आइए। इसे पार्ट टाइम शुरू कीजिए, लगता है आगे तो आप इसे कैरी कीजिए, वरना अपने काम पर फोकस कीजिए। ठीक है, ग्रेट सर। अब थोड़ा सा मैं और पीछे आता हूँ। जैसे चाहे बच्चे हों या मैं हूँ, आप हैं, 24/7 ना हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। कभी क्या होता है, नाराज हो जाते हैं या डिप्रेशन चले जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चले जाते हैं। चलो हम आप मैच्योर हैं तो उसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन जो यंग एज के बच्चे हैं वो नहीं कर पाते। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए होंगे, क्या ऐसा कोई फेज़ रहा है आपके लाइफ में? और अगर ये होता है तो आप उसको उससे रिकवर करने के लिए क्या करते हैं? सर ये एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार मैं वाकई में बहुत परेशान था और जो है मुझे लग रहा था कि शायद लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कैसे आगे हम कर सकते हैं, कुछ कैरी कर सकते हैं। तो किसी ने मुझे बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि यार तुम एक हॉस्पिटल का राउंड मार के आओ। तो मैंने कहा वहाँ जाने में मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, क्या नहीं राउंड लगा के आओ हॉस्पिटल का। मेरे घर के पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग देखे, किसी को कैंसर था, कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका कोई इलाज नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं था, किसी का एक पैर नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ना अपने आप में मुझे मोटिवेट कर रही थी कि मैं ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं फिर भी उसका नाशुक्रा बन रहा हूँ, उसकी नाशुक्री कर रहा हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ तबाह हो गई है। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि मैं जब अपने से नीचे लोगों को देखता हूँ और उनसे बेहतर अपने आप को पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे मुकाम पर हूँ। और मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस तरीके की लाइफ दी है, इतनी बेहतर लाइफ दी है। हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत है, मैं कमा सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा और लाइफ में क्या चाहिए? आई एम द रिचेस्ट पर्सन। और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने नसीब के ऊपर हर चीज़ टाल देते हैं कि यार नसीब में नहीं था, ऐसा हो गया और नसीब में नहीं था। मैं सिंपल सी चीज़ है, किसी ने बहुत बड़ी बात कही, क्या खूब कहा है कि मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर, मत यकीन कर अपने
हाथ की लकीरों पर, क्योंकि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखो। एक तो नसीब के भरोसे मत रहो कि यार नसीब में नहीं था, इसलिए वो सरताज सर के तो नसीब में था ना, इसलिए यूट्यूब पे 2.8 मिलियन हो गए, हमारे नसीब में नहीं है। नसीब कुछ नहीं होता भाई, अपने आप पर भरोसा रखो, मेहनत करो, और जब भी लगे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, अपने से नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। अगर मैं अंबानी को देखूंगा तो मैं और डिप्रेशन में चले जाऊंगा। मुझे देखना है उस इंसान को जिसके पास मेरे से कम है। तो सोचो कि ईश्वर आप पर कितना मेहरबान है कि आपके पास इतना सब कुछ है, और सबसे पहले आपके हाथ पैर सलामत है। तो मैंने कहा ना, यू आर द रिचेस्ट पर्सन। ग्रेट सर। और बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल दिया कि जैसे मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि भाई तुम रेलवे ट्रैक पे जाओ और वहाँ पे जो लोग रहते हैं जी, या जो कबाड़ बीन के वो करते हैं, और आपके पास कुछ भी है और नहीं भी है, तो उनसे आप अमीर हो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनके लिए आप मालिक हो। हाँ, ठीक है जी। और अगर उनसे भी आप पीछे हो तब आपको टेंशन लेने वाली बात है। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा सर, एक और, आजकल लोग ना जो दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, जो एज वाले लोग हैं, उनसे आज की यूथ कटना चाहती है, उनके साथ बैठना नहीं चाहती। जी बिल्कुल। तो एक सीनियर के साथ बैठना, उठना, उनके आइडियोलॉजी को सुनना इस जनरेशन के लिए इम्पैक्टफुल है, या वो कट रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, और इससे फायदा क्या है जो नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसे बोलते हैं जनरेशन गैप, और ये जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है कि जो बच्चों को पसंद है वो दादा दादी माता पिता को पसंद नहीं है, और जो माता पिता को पसंद है वो बच्चों को पसंद नहीं है। इवन एक छोटी छोटी चीज़ की बात करें, एक टी शर्ट भी है, वो मार्केट में एक टी शर्ट लगी हुई है, वो बच्चे को अगर पसंद है तो मम्मी पापा को पसंद नहीं आएगी, ये कोई टी शर्ट थोड़ी छपरी टाइप है। या जो माता पिता खरीद के लाएंगे या दादा दादी खरीद के लाएंगे वो बच्चों को पसंद नहीं आएगी। तो इस गैप को कम करने की ज़रूरत है, और ये हाथ में है पेरेंट्स के। एज अ टीचर मैं पेरेंट्स को सजेशन देना चाहूँगा कि वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अपने बच्चे को किस तरह से रखना है अपने कंट्रोल में, और कैसे आप उसमें एक प्यार पैदा कर सकते हैं। समाज की एक बहुत डीप चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा चंदन सर इस वीडियो के माध्यम से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नंबर एक, उन पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा जो बहुत कम एज में बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो मोबाइल नहीं थमा रहे हैं, एक्चुअली में एक ऐसा हथियार थमा रहे हैं जो उनको बच्चों से अब दूर करने वाला है। नंबर दो, आजकल के जो टीवी सीरियल्स हैं, मैं कटाक्ष करता हूँ इस चीज़ पे, डायरेक्टली बोलता हूँ, उनमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार को या जो प्रेमिका है या प्रेमियों, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, और पेरेंट्स को एज अ विलेन शो किया जाता है जो प्यार के अगेंस्ट है। या कोई भी आप मूवी उठा के देख लीजिए, उसमें यही होगा, लड़की का जो पिता है वो शादी से राजी नहीं है और हीरो से मनाने के लिए कुछ भी कोशिश करेगा। तो पेरेंट्स को विलेन बना दिया है और माता पिता को बना दिया, लड़की को या लड़के को बना दिया है हीरो या हीरोइन। तो यही चीज़ें समाज के दिमाग में, आने वाली जनरेशन के दिमाग में जा रही हैं। इस चीज़ से बच्चों को कैसे बचाना है, वो चीज़ें आप अपने आप बच्चे को कितना वक्त दे पाते हैं, आपने बच्चे को वक्त दीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है। मोबाइल या लैपटॉप या किसी भी ऐसी चीज़ जिसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल उससे नहीं है, उससे दूर रखिए, उसके साथ बात कीजिए। और सबसे अहम चीज़, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, अपने बच्चे को धर्म सिखाइए। आप किसी भी धर्म से हो, मैं हर एक के बारे में बोल रहा हूँ। जब आप डीप नॉलेज देंगे, बच्चा आपसे प्यार करेगा और आपकी बात सुनेगा, और वो किसी भी थर्ड पर्सन के साथ जाएगा नहीं कभी आपको छोड़ के। क्योंकि अगर आप नहीं समझाएंगे, कोई गलत समझा दिया, तो ज्यादा हानिकारक है। यही हो रहा है सर। तो एटलीस्ट इसको ना फाउंडेशन आपको बनाना जी है। जी जी, क्योंकि जो आप बनाएंगे वैसे ही पिलर्स फिर लगा के आप फ्लोर्स बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कशन को न्यूट्रल करते हैं। आप और मैम में जब कभी किसी चीज को लेके डिस्कशन होता है या आर्गुमेंट होता है जी, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? पहले आप शांत रहते हैं या शुरू? हमारे आर्गुमेंट्स अक्सर होते रहते हैं और ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, बस अच्छी बात यह है। हाँ, होते दोनों तरफ से हैं, मैं भी बोलता हूँ, शांत नहीं रहता हूँ, वो पूरा क्रॉस क्वेश्चनिंग चलता रहता है। इधर से मैंने बोला, उधर से उन्होंने बोला, फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि यार एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। मुझे रियलाइज़ होता है यार खाना तो अब भूख लग रही है, खाना ऐसे मांग नहीं सकते, तो गुस्से में है। या कभी उसे रियलाइज़ होता है कि मुझे बाहर जाना है तो मैं इनके साथ कैसे जाऊँ, तो इसीलिए हम पैचअप बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो हमारा पैचअप बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्यार वहीं होता है जहाँ छोटे छोटे आर्गुमेंट्स होते हैं, बस यही है कि उनको आर्गुमेंट्स को छोटा ही रहने दिया जाए, खींचा ना जाए। हाँ, खींचा ना जाए। ठीक है सर, एक और बाहर विडंबना है, जब लड़का पैदा होता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं बहुत धूम धड़ाके से। बिटिया होती है तो बहुत धीरे से बताते हैं कि बिटिया पैदा हुई है। मेरे पास भी एक छोटी सी बिटिया है, आपके पास भी है। बेटी आने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस हुए हैं और वो क्या पावर फील करते हैं?
सर ये सवाल ना बहुत प्यारा सवाल है और मैं आपको बताऊं, मेरी एक बेटी भी है और एक बेटा भी है। बेटा 1-1.5 साल का है और बेटी मेरी 5-5.5 साल की है, आयशा, जिसे लोग यूट्यूब पे भी जानते होंगे और देखा होगा। जब बेटी घर में आती है तो बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अभी मतलब शुरू से आने लग जाते हैं, दहेज का क्या होगा या कहाँ शादी होगी या अब हमें ये करना है। पर सर मैं समझता हूँ कि बेटी अपना नसीब लिखवा के लाती है ना, और वही मेरे साथ हुआ है। मेरे इंस्टाग्राम पे 5-10 हज़ार फॉलोवर थे, 5 हज़ार, और मैं बहुत मेहनत कर चुका था, वो 5-10 हज़ार से ऊपर नहीं जाते थे। और बेटियां वाकई में अपने नसीब का लिखवा के लाती हैं। एक बार ऐसी मैंने सोचा कि चलो आयशा के साथ वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं, और वीडियो मैंने डाली। आप यकीन मानिए आज उसे 3 लाख तकरीबन फॉलोवर है, और सिर्फ आयशा की वजह से। तो ये रियलाइजेशन सर सबको होना चाहिए कि कोई किसी पर बोझ नहीं होता है, हर कोई अपने नसीब का, और खासतौर पे बेटियां तो अपने नसीब का लिखवा के लाती है। और मुझे ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उसके नसीब का ही खा रहा हूँ। यस सर, समाज के सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइफ में भी यही हुआ। जब मैं कुछ भी नहीं था और उसका जिस दिन से पाँव पड़ा, हाँ सर, मतलब इतना कुछ मिला है जितना मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही हुआ है। तो बेटियां बड़ी प्यारी गिफ्ट, बहुत प्यारे सर, ऊपर वाले की, उनको ना तहे दिल से एक्सेप्ट करें और हर एक चीज़ करें। कुछ समुदाय में होता है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, बहुत पीछे रखते हैं। तो ये भी मुद्दे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन सब मुद्दों पे फ्यूचर में बात करें। जी बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हुआ सर से। कोशिश किया कि मैंने हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करें, और आई होप कि आपको कुछ अच्छा लगा होगा। लास्ट जाते जाते सर का थोड़ा सा फैमिली ओवरव्यू ले लेते हैं कि फैमिली में कितने लोग हैं जी और कैसे। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग 2 भाई बहन हैं, और मेरे जो फादर हैं वो मेरे साथ ही हैं अभी दिल्ली में। मेरी मदर है वो मुंबई शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि बहन की वहाँ पढ़ाई है, तो आना जाना हमारा लगा रहता है। और अब शादी के बाद भी परिवार छोटा ही है, वाइफ और मैं थे, अब 2 हो गए, तो हमारा एक परिवार यहीं पे लिमिटेड हो गया है बस। और हमने ये सोचा है कि अब यही परिवार सुखी परिवार चलता रहे। और क्योंकि आजकल का माहौल और आजकल की जो महंगाई या जो भी चीज़ आप कह लें उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक बेटर एजुकेशन के लिए, एक परिवार को संभालने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा हो सकता है। तो मुझे लगा कि शायद एक बेहतर है ये। तो ये मेरा परिवार है। और इसमें मैं एक और ऐड ऑन करूंगा कि ये बड़ा प्यारा इंटरव्यू रहा, जिसमें क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यूज़ किए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज़ मौजूद हैं यूट्यूब पे, तो उसमें कभी भी इतनी सारी बातें नहीं हुई जो आज आपने मुझे याद दिलाई, या मेरे परिवार के बारे में, या इतनी सारी चीज़ों के बारे में। तो ये एक अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये प्यारा सा इंटरव्यू आपने लिया। थैंक यू सो मच। मेरा ऐसा मानना है सर ना, हम उन सब चीज़ों पे बात करें जो लोगों को सुनना है, जानना है, जो फाउंडेशन को मजबूत करे, हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत करे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि एवरेज स्टूडेंट थे, आज एक अच्छे सफल टीचर हैं, सफल यूट्यूबर हैं। यानी बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको लगेगा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सब कुछ किया जा सकता है, और सबके फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके साथ ये होता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सबसे एक विनम्र निवेदन ये है कि सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज़ करिए, उसको परमानेंट मत बनाइए, क्योंकि वो कुछ बच्चे परमानेंट बना लिए हैं जिसकी वजह से वो एडिक्टेड हो गए हैं। तो उस पर अगर बच्चे काम करेंगे तो ठीक होगा, अपने करियर फोकस करें। बिल्कुल ठीक है। तो सरताज सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यारा जो है आपने भी टाइम मुझे दिया, और हम एक दूसरे के साथ यहाँ पर हैं, और बहुत ही प्यारा मुझे ये इंटरव्यू लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।